हेलो फ्रेंड्स, एक बार दोबारा मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी टीचर एकेडमी में। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बेसिकली जो डीएलएड का हमारा जो क्वेश्चन पेपर का एक तरह से सीरीज़ चल रहा है, जिसमें हम सारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका डिस्कशन कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर्स में। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने हो सकेंगे मेरे पास जहाँ से वहाँ मैं इंटरनल के वैसे क्वेश्चन पेपर्स एक तरह से लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। एक्सटर्नल के लिए भी अभी कुछ टाइम में ही एक्सटर्नल के लिए भी जो एक्सटर्नल के क्वेश्चन पेपर्स थे उनकी वीडियोस में जल्दी ही डालूंगा। ठीक है, तो ये भी वैसे इंटरनल का है। तो चलिए आज का इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हिंदी का है, हिंदी ठीक है, प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। जो टाइम होती है, ड्यूरेशन होती है वो 3 आवर्स की होती है इसमें। ठीक है, अधिकतम अंक यानी कितने की होती है, 75 मार्क्स का होता है ये। एक तरह से इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। 4 एक तरह से 4 भागों में ये पेपर डिवाइडेड है। फर्स्ट भाग जो होता है इसमें, पहला भाग, उसके अंदर आपके 10 MCQs होंगे। ठीक है, दूसरे भाग के अंदर असर्शन रीजन आएंगे 10 नंबर के, 5 होंगे वो, 2 नंबर का एक। भाग 3 में बेसिकली आपके 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, आपको 5 को अटैम्प्ट करने होंगे, आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें। भाग 4 में क्या कहते हैं, आपको 8 नंबर के 5 क्वेश्चन करने हैं, वहाँ पे आपको 8 क्वेश्चंस वैसे मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर MCQ स्टार्ट करते हैं भाग 1 से, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बेसिकली इसमें कि पूर्वी हिंदी में निम्नलिखित बोलियां आती हैं। तो फिर एक तरह से आपको ये ध्यान रखना है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ठीक है, बिहारी हिंदी, जो भी है एक तरह से बोलियों के जो एक में क्लासिफिकेशन किया गया हो, एक तरह से पूरा आपको पता होना चाहिए। तो पूर्वी हिंदी में निम्नलिखित बोलियां आती हैं, कौन कौन सी आती हैं? फर्स्ट ऑप्शन में है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और मालवी। सेकंड में है कोरवी, ब्रिज, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। सी एक तरह से जो थर्ड ऑप्शन है उसमें बोला गया है कि छत्तीसगढ़ी, बघेली, कन्नौजी। और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है इसमें बोला गया है कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो फिर फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, कि जो पूर्वी हिंदी होती है उसमें कौन सी बोलियां आती हैं? अवधी आती है, बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी आती है। ये हमारी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि हिंदी भाषा में मुख्य रूप से कितने प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो फिर बेसिकली जो हिंदी भाषा में मुख्य रूप से कितने प्रकार के उपसर्ग का उपयोग किया जाता है वो है 3। ठीक है, और अगर इसी में आपसे पूछ ले कि हिंदी भाषा में मुख्य रूप से कितने प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 2 प्रकार के प्रत्ययों का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। एक तरह से वाक्य के भेद होते हैं, आपको बताने कितने, 3, 5, 8, 2। तो फिर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर 5। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि प्रश्न 4 में बोला गया है स्वच्छ शब्द में संधि है। आपको संधि और जो एक तरह से समास है ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, एक तरह से डीएलएड में तो आ ही जाता है, आपका सीटेड में भी पूछ लिया जाता है ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि संधि और समास एक तरह से ये है क्या। ठीक है, तो एक तरह से इसमें बोला गया दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि और यण संधि। तो फिर आपको आंसर दे देना है जी, बिल्कुल गुण संधि इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5th का है, इसमें पूछा गया है कि मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है। मूल्यांकन क्या होता है आपको ये बताना है। ठीक है, मूल्यांकन आपका सीटेड में भी पूछ लिया जाता है और यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट है ही ऑफ कोर्स। ठीक है, तो फिर मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया कि संज्ञानात्मक व असंज्ञानात्मक दोनों पक्षों की जांच करना, संज्ञानात्मक एवं असंज्ञानात्मक में से एक पक्ष की जांच करना, संज्ञानात्मक एवं मात्रात्मक दोनों पक्षों की जांच करना और संज्ञानात्मक व मात्रात्मक में से एक पक्ष की जांच करना। तो फिर बेसिकली फ्रेंड्स जो मूल्यांकन होता है इसके अंदर जो हमारे 2 पक्ष आ जाते हैं, कौन से? संज्ञानात्मक व असंज्ञानात्मक दोनों पक्षों की जांच की जाती है। ठीक है, तो फिर फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, 6th जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि तुल्यता सूचक
चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो तुल्यता सूचक यानी कि जो इक्वल का जो हमारा साइन होता है ना, इक्वल दिखाने के लिए, वही हमारा तुल्यता सूचक होता है। तो इसमें बताना है कि उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। किसी वाक्य या वाक्यांश में कोई शब्द या अक्षर लिखने से छूट जाता है उस स्थिति में, ठीक है, किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए, जब उपयुक्त बात को पुनः लिखना हो उस टाइम पर, या समानता या अर्थ प्रकट करने के लिए। एक तरह से समानता या फिर अर्थ प्रकट करने के लिए हम तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें बोल दिया गया है कि जो गद्य शिक्षण की विधाएं, ठीक है, तो गद्य शिक्षण की विधाएं और गद्य शिक्षण के अंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। अक्सर जो हमारा हिंदी का पेपर है उसमें पूछ लिया जाता है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों में। ठीक है, तो गद्य शिक्षण की विधाएं कौन कौन सी आपको यहाँ पे ये बताना है इनमें से। तो फिर फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया कहानी, पत्र, नाटक, दोहा। ठीक है, सेकेंड में बोला गया कि कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण और निबंध। थर्ड में बोला गया कहानी, एकांकी, यात्रा, वृतांत और दोहा। फोर्थ में बोला गया कि कहानी, आत्मकथा, जीवनी और कविता। ठीक है, तो बेसिकली कविता तो हमारा पद्य का हो जाता है, दोहा इसमें भी है और इसमें भी दिया है, तो दोहा भी हमारा पद्य का हो जाता है। तो हम बेसिकली हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ब का, कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण और निबंध, ये हमारा गद्य की विधाएं होती हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है बेसिकली कि काली मिर्च समस्त पद में समास क्या है। देखिए, मैंने भी बोला था कि समास और संधि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए, ये आगे भी पेपर्स में आता रहेगा। तो फिर अगर आप अभी से प्रिपेयर रहेंगे, एक तरह से प्रिपेयर रहेंगे, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। काली मिर्च में कौन सा समस्त पद में समास क्या है, अवयवी भाव समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय है या तत्पुरुष है। तो फिर ऑफ कोर्स फ्रेंड इसमें कर्मधारय है। ठीक है, काली है जो मिर्च। अब इसमें 9th क्वेश्चन में बोला हुआ है बेसिकली कि पठन कौशल के सोपान क्या क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है प्रत्यक्षीकरण, अर्थ ग्रहण करना, विश्लेषण और प्रयोग। सेकंड में बोला गया सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख। थर्ड में बोला गया कि सस्वर वाचन, व्याख्या, भाव विश्लेषण, सराहना। फोर्थ में बोला गया है प्रत्यक्षीकरण, अर्थ ग्रहण करना और प्रयोग। तो फिर इसका फर्स्ट बेसिकली आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण, अर्थ ग्रहण करना, विश्लेषण और प्रयोग। ठीक है, हमारा जो 10th क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि हिंदी भाषा शिक्षण के दृश्य साधन क्या है। वे साधन जिनको हम देखकर सीखते हैं दृश्य साधन होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में बोला गया है सूचना पट, फ्लैनल बोर्ड और ग्रामोफोन। दूसरे में बोला गया सूचना पट, फ्लैनल बोर्ड, मानचित्र। थर्ड में बोला गया सूचना पट, लिंग्वा फोन, फ्लैनल बोर्ड। फोर्थ में बोला गया सूचना पट, फ्लैनल बोर्ड और टेप रिकॉर्डर। तो फिर फ्रेंड्स बेसिकली जो एक तरह से यहाँ पे हमारा बोला है ग्रामोफोन दृश्य साधन नहीं है। ठीक है, लिंग्वा फोन ये भी नहीं है दृश्य साधन, और टेप रिकॉर्डर ये भी नहीं है, ये तीनों श्रव्य साधन है। तो हमें दृश्य साधन पूछा है तो ये हो जाएगा सूचना पट यानी कि ब्लैक बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड और मानचित्र। ठीक है, तो हमारा सेकेंड आंसर सही हो जाएगा। अब हमारे भाग 2 में आ गए हैं। भाग 2 में एक तरह से हमारे क्या कहते हैं 5 असर्शन रीजन होते हैं, 5। ठीक है, उनमें हमारे जो सारे होते हैं वो एक एक 2 नंबर के होते हैं, तो ये 10 मार्क्स का पूरा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 11th क्वेश्चन में बोला गया है कि अभिकथन क्या दिया हुआ है कि जब भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे लेखन कौशल कहा जाता है। ऑफ कोर्स, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पर क्या कहते हैं जो अभिकथन है, असर्शन है, उसके बाद क्योंकि लगाकर या इंग्लिश में बिकॉज लगाकर आप यहाँ दूसरा जो रीज़न है उसको पढ़ें तो फिर एप्रोप्रिएट आपको एक तरह से आंसर मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोबारा से पढ़ते हैं। एक तरह से जब भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे लेखन कौशल कहा जाता है, क्योंकि सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख लेखन के प्रकारों के अंतर्गत आते हैं। तो फिर ऑफ कोर्स फ्रेंड दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, जब ध्वनि भाषा में ध्वनियों को लिखित रूप में, ठीक है, व्यक्त करते हैं तो उसे लेखन कौशल कहा जाता है। और जो लेखन कौशल के टाइप्स हैं, प्रकार हैं, कौन कौन से, सुलेख है, अनुलेख है और श्रुतलेख है, तो दोनों सही है। तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड जो एक तरह से ऑप्शन दिया हुआ है इसमें क्या है कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अभिकथन में बोला गया है कि रेखा चित्र किसी व्यक्ति की आकृति, चाल, ढाल या स्वभाव की किन्हीं विशेषताओं
का शब्द चित्रों के माध्यम से मर्मस्पर्शी भावपूर्ण एवं सजीव आकलन है, क्योंकि रेखा चित्र में लेखक संपूर्ण जीवन का नहीं बल्कि गिनी चुनी महत्वपूर्ण घटनाओं का अपनी भावनाओं एवं कल्पना से चित्रण करता है। ऑफ कोर्स यही होता है रेखा चित्र में, है ना। वो पूरी जीवनी का नहीं एक तरह से बताता है बल्कि कुछ गिनी चुनी घटनाओं के बारे में ही एक तरह से उसको प्रदर्शित कर पाता है अपने रेखा चित्र से, ठीक है। तो हमारा बेसिकली यहाँ पे जो 12th क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है कि रेखा चित्र किसी व्यक्ति की आकृति, चाल, ढाल या स्वभाव की किन्हीं विशेषताओं का शब्द चित्रों के माध्यम से मर्मस्पर्शी भावपूर्ण एवं सजीव आकलन है। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि इस रेखा चित्र में लेखक संपूर्ण जीवनी का नहीं बल्कि गिनी चुनी महत्वपूर्ण घटनाओं का ही अपनी भावना एवं कल्पना से चित्रण करता है, ठीक है। तो बेसिकली दोनों बातें इसमें सही कही गए हैं। जो रेखा चित्र होती हैं वो महत्वपूर्ण जो घटनाएं होती हैं उसी के बारे में एक तरह से उसी का प्रदर्शन करती हैं, ठीक है। तो फिर इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी, थर्ड, ठीक है। यानी कि अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, ठीक है, और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। 13 जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि रोग या दोष का पता लगाना निदान कहलाता है, क्योंकि निरीक्षण, परीक्षण, साक्षात्कार और संचित अभिलेख शैक्षणिक निदान की विधियां हैं। ऑफ कोर्स दोनों सही हैं, ठीक है। तो फिर हमारा इसका भी आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, तर्क और अभिकथन दोनों सही है और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। निदान बेसिकली क्या होता है कि निदान एक तरह से बच्चों की दिक्कतों का पता लगाना, निदान जो होता है उसको इंग्लिश में डायग्नोस करना भी कहते हैं, ठीक है। डायग्नोस करना यानी कि पता लगाना, बच्चों की दिक्कतों का पता लगाना होता है, ठीक है। हमारा जो 14 एक तरह से क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि गद्य में तथ्यों एवं विचारों को सर्वमान्य भाषा में के माध्यम से जो का त्यों प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि गद्य शिक्षण में गीत, अभिनय, अर्थबोध, व्याख्या व व्यास प्रणाली के प्रयोग की अधिकता पाई जाती है। ऑफ कोर्स इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उसी की तरह, और मैं चाहूँगा कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में खुद बताएं, ठीक है। 15 जो क्वेश्चन है इसका एक तरह से क्या है, इसमें बोला गया है कि श्रव्य सामग्री की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑफ कोर्स श्रव्य दृश्य दोनों सामग्री की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इसके द्वारा विद्यार्थियों का अधिगम सरल एवं रुचिकर हो जाता है। ऑफ कोर्स जो दृश्य श्रव्य सामग्री होती है हमारे जो एक तरह से ऑडियो विजुअल जो हमारे एक तरह से TLM होते हैं, इनके द्वारा क्या होता है जो बच्चों का अधिगम होता है वो सरल बन जाता है। इजीली बच्चे क्या कहते हैं चीज़ों को ग्रैब कर लेते हैं और इंटरेस्टिंग वे से बच्चा सीखता है। तो फिर दोनों इसका भी सही हो जाएगा, अभिकथन और तर्क दोनों सही है, और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। अब हम आ गए हैं भाग 3 में, ठीक है। भाग 3 में क्या है कि यहाँ पे हमें 8 क्वेश्चंस मिले हैं। 8 क्वेश्चन में से हमें कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, और ईच जो भी क्वेश्चन है सारे 3-3 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए वही है जैसे कहा था, संधि समास आपको अच्छे से आना चाहिए, इसे पढ़ लीजिए आगे भी पेपर में आएगा, ठीक है। तो फिर 16 में बोला हुआ है बेसिकली संधि समास में अंतर स्पष्ट कीजिए एवं समास के भेदों को उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। ये बताना है आपको इसमें संधि समास के बारे में। जो 17वां एक तरह से क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि व्याकरण शिक्षण की विभिन्न विधियों पर प्रकाश डालिए। व्याकरण शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है आपको पता होना चाहिए। ये जो एक तरह से सारी विधियां हैं ना, लेखन कौशल हो गया, मौखिक अभिव्यक्ति हो गया, ठीक है, या फिर जो श्रवण कौशल है, ठीक है, इन सब के व्याकरण शिक्षण जो है इन सभी की विधियां आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। इन में से किसी की भी विधियां पूछ लेता है पेपर में, तो आप इन सब की विधियों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि कार्यालय हिंदी के अन्य रूप से भिन्न है। इस कथन को आपको प्रमाणित करना है, ठीक है, आपको इसको बताना है कि ये कथन कैसे सही है, प्रमाणित करना है इसको आपको। जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि 5वीं कक्षा के लिए एक कविता के एक पाठ की एक पाठ योजना बनाए। ऑफकोर्स लेसन प्लान एक तरह से पाठ योजना, लेसन प्लान बनाना है आपको यहाँ पे कविता के पाठ का, यानी कि पद का आपको बनाना है, ठीक है। तो ऑफकोर्स गद्य पद अब कोई सा भी आ सकता है, आप कोई सा भी एक चैप्टर का नाम याद रखिएगा, ठीक है।
और फिर उसके ऊपर लेसन प्लान बना दीजिएगा जैसा कि आपके डाइट वालों ने आपको बताया होगा, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि सस्वर पठन और मौन पठन, यानी कि जो लाउड रीडिंग होती है और साइलेंट रीडिंग होती है उसमें बोलते क्या अंतर होता है, ये स्पष्ट करना है आपको, ठीक है। लाउड रीडिंग जिसमें हम लाउडली बोल बोल के पढ़ते हैं, मौन पठन यानी कि साइलेंट रीडिंग क्या होती है जिसमें हम मन मन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें डिफरेंस बताना है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए कौन कौन सी, देखिए यहाँ पे एक तरह से मौखिक अभिव्यक्ति की विधियाँ पूछ ली गई हैं कि कौन कौन सी विधियाँ यूज़ की जा सकती हैं बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए, ठीक है ना। तो फिर कहा था मैंने आपको इन सब की विधियाँ एक तरह से याद कर लीजिए, इनका आना पक्का है, कोई ना कोई ज़रूर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक तरह से व्याकरण शिक्षण पूछ लिया, यहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति आ गया, आगे भी हमें कोई ना कोई मिल जाए एक तरह से क्वेश्चन, देखते हैं, ठीक है। तो इनकी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पूछा गया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की संकल्पना को स्पष्ट करें। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए CCE क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण के क्षेत्र में सबसे पुराना दृश्य उपकरण है, ठीक है। स्पष्ट कीजिए एवं इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। इस तरह से आपको इसमें बताना है कि पाठ्य पुस्तक के बारे में, इस तरह से पाठ्य पुस्तक का अलग से चैप्टर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक जो है शिक्षण के क्षेत्र में सबसे पुराना दृश्य उपकरण है, ठीक है। सबसे पुराना जो ऐसा उपकरण है, साधन है जिससे हम देखकर सीखते हैं, पढ़ते हैं, आपको ये बताना है इसे, ठीक है। स्पष्ट करना है अपने को इस स्टेटमेंट को और इसकी उपयोगिता पर भी प्रकाश डालना है। अब हम आ गए हैं भाग 4 पर, ठीक है। निबंधात्मक प्रश्न जो कि है हमारे 5 नंबर के, ठीक है। 5 नंबर के प्रश्न हैं, इसमें 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 8 में से आपको कोई 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सारे 8-8 मार्क्स के ही क्वेश्चन हैं ये। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बेसिकली पूछा हो गया है पार्टी में कि हिंदी शिक्षण में शैक्षणिक निदान व उपचार के क्षेत्रों को उदाहरण सहित समझाते हुए इनकी शिक्षण विधियों को स्पष्ट करें। देखिए फिर से यहाँ पे शिक्षण विधियाँ आ गई हमारे यहाँ पे शिक्षण निदान एवं उपचार की, तो फिर आपको यहाँ पे एक बता देना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय से संबंधित ब्लूप्रिंट सहित एक प्रश्न पत्र बनाइए, इसका निर्माण करना है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ब्लूप्रिंट आना ही चाहिए और क्वेश्चन पेपर भी आना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर कैसे बनाते हैं, ठीक है। अभी जो बेसिकली ये पेपर गया हमारा, क्या कहते हैं, मतलब कि बच्चों का कुछ उसमें भी ब्लूप्रिंट का एक तरह से पूछा गया था। मेरे पास अभी कुछ क्वेश्चन पेपर हैं, मैंने मंगवाए हैं कुछ लोगों से, ठीक है, एक्सटर्नल के जो भी हमारे एग्ज़ाम्स हुए थे, तो इसमें भी पूछा हुआ है ब्लूप्रिंट के बारे में और इस क्वेश्चन पेपर के बारे में भी, तो आपको पता होना चाहिए। मैं इसकी भी वीडियो जल्दी ही डाल दूंगा, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि नाटक एवं एकांकी के स्वरूप को प्रतिपादित करते हुए दोनों का अंतर स्पष्ट कीजिए एवं माध्यमिक स्तर पर इनके शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं ये बताने हैं आपको, ठीक है। नाटक और एकांकी के बारे में बताना है इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि परीक्षा क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं। परीक्षा के प्रकारों को स्पष्ट करते हुए परीक्षा व मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन जो होते हैं ना वो ऐसे ही एक तरह से पूछे जाते हैं कि मतलब एक क्वेश्चन के अंदर ही आपसे 3-4 चीज़ें पूछ लेता है वो, ठीक है। देखिए एग्जामिनर में क्या हुआ कि इसमें देखो, इसमें पहले पूछ लिया आपसे परीक्षा क्या होती है, आपको ये बताना है, परीक्षा के प्रकारों को स्पष्ट करना है, ठीक है, और फिर क्या करना है आपको परीक्षा और मूल्यांकन में अंतर भी बताना है। तो फिर एक ही क्वेश्चन में आपसे 3 चीज़ें पूछ ली गई हैं यहाँ पे घुमा फिरा के, ठीक है। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने पूछा है कि जनसंचार के माध्यमों से आप क्या समझते हैं। संचार माध्यमों का भाषा शिक्षण में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है एवं शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में इनके महत्व को स्पष्ट करना है आपको, इनकी इम्पोर्टेंस को, ठीक है, एज ए TLM, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है बेसिकली यहाँ, ठीक है। तो आपको ये भी आपको समझना पड़ेगा, समझ के इसके आंसर्स देने पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, इसमें तो छोटे हैं। जैसे भी इस बार जो बच्चों का एक्सटर्नल हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन थे, ठीक है, मैं आपको भी दिखाऊँगा वो भी। चलिए वैसे इसको देखते हैं। इसमें बोला गया कि पुष्पा कक्षा 4 की अध्यापिका है। कक्षा शिक्षण के दौरान उसने महसूस किया कि कक्षा में कुछ बालक धीमी गति से सीखते हैं, ठीक है।
इन छात्रों के धीमी गति से सीखने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, एवं एक शिक्षिका होने के नाते उनके निवारण के लिए क्या क्या किया जा सकता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो फिर धीमी गति से जो बच्चे सीख रहे हैं, स्लो लर्नर्स जो हैं, ठीक है, उनके क्या कहते हैं कारण क्या हो सकते हैं कि क्यों वो धीरे धीरे सीख रहे हैं, क्या बात है वो, ठीक है, स्लो लर्नर क्यों है वो, और उनके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, क्या निवारण हो सकते हैं उसके लिए, तो वो आपको बताने हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे एक प्रियंका है, प्रियंका हिंदी विषय की अध्यापिका है। ठीक है, उन्होंने हिंदी शिक्षण कराते समय अनुभव किया कि छात्र प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से उचित दे देते हैं, परंतु उन्हीं प्रश्नों का उत्तर लिखते समय वर्तनी यानी कि स्पेलिंग संबंधी अनेकों अशुद्धियां करते हैं, यानी कि मतलब मिस्टेक्स करते हैं। आपके अनुरूप छात्र प्रश्नों का उत्तर देते हुए किस प्रकार की अशुद्धियां करते होंगे, एवं आप हिंदी शिक्षिका होने के नाते या फिर शिक्षक होने के नाते इन अशुद्धियों का एक तरह से जो निवारण होता है वो किस प्रकार करेंगे, ये आपको इसमें बताना है। तो फिर फ्रेंड्स एक तरह से बता दूं मैं ये भी कि जो स्लो लर्नर वाला क्वेश्चन है ना, और ये बेसिकली जो अशुद्धियों वाला क्वेश्चन पूछा वर्तनी संबंधित स्पेलिंग से रिलेटेड, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं वैसे तो एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता दूंगा, पर इन दोनों क्वेश्चंस को भी आप साथ साथ नोट करते रहिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो हमारा जो 5th यूनिट है पूरा इसी के ऊपर बेस है, पूरा इसी पे बना है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। तो बेसिकली वो सारी क्रियाएं जो एक तरह से शिक्षा के अलावा करवाई जाती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एक तरह से एजुकेशनल डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे विद्यालय में या फिर किसी इंस्टीट्यूट में, कॉलेजेस के अंदर। ठीक है, तो वो सारी जो एक तरह से क्रियाएं होती हैं वो होती हैं हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में इसके महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालना है आपको। ठीक है, इसके क्या कहते हैं, आपको महत्व और उपयोगिता बताना है, और बताते हुए आपको हिंदी भाषा शिक्षण की दृष्टि से किन पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आपको आयोजन किया जा सकता है स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, तो आपको बेसिकली यहाँ पे जो किन पाठ्य सहगामी क्रियाएं, एक तरह से कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, उनके बारे में आपको स्पष्ट करना, उनके बारे में आपको बताना है। तो फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक तरह से क्रियाएं दी हुई हैं बुक के अंदर, आप बेसिकली उनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है आप वो देख सकते हैं। वो पूरा उसका डायग्राम बनाकर उनको एक एक करके अगर एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, उससे आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा हिंदी का क्वेश्चन पेपर इंटरनल का। ठीक है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। सो फ्रेंड्स, इट वाज ऑल इन दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार। आई विल सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। फॉर टिल टाइम, बाय बाय।